हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 1 दिसंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो अच्छा, ये पेपर का एनालिसिस कल आना चाहिए था बट ये आज आ रहा है। रीज़न बीइंग क्योंकि लीगल एज के यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी मैराथन चल रही थी एंड स्टार्ट फ्रॉम 12 से 9:30 तक चली। सो इसलिए ये जो कल का न्यूज़पेपर है 1 दिसंबर का एनालिसिस 2 दिसंबर को अपलोड होगा बिकॉज ऑफ द marathon that had been held yesterday. Okay, so here we start the analysis of today's newspaper. So the first news, it's from the parliament. So what happened? Winter session start हो गया और विंटर सेशन स्टार्ट होने पर हुआ क्या कि जब विंटर सेशन स्टार्ट होने के पहले मॉनसून सेशन हुआ था। ठीक है, क्योंकि समर सेशन इस बार हुआ, लेकिन समर सेशन में इस बार सिर्फ थोड़े समय के लिए चला, बजट प्रेजेंट हुआ और बंद हो गया। लेकिन जब लास्ट ईयर जब मॉनसून सेशन हुआ था 11 ऑफ अगस्त को, सॉरी अभी 11 ऑफ अगस्त को जो मॉनसून सेशन हुआ था, उस 11 ऑफ अगस्त में मॉनसून सेशन में अराउंड 12 एमपीज को सस्पेंड कर दिया था कि आप नेक्स्ट सेशन में भी बैठेंगे नहीं। रीजन बीइंग क्योंकि आपने मिसकंडक्ट किया हुआ है। और वहीं जो लीडर ऑफ अपोजिशन है फ्रॉम दी कांग्रेस पार्टी, मालिकार्जुन खड़गे, उनका ये कहना है कि ये टेक्निकल ग्राउंड पे, और हम अगर टेक्निकल ग्राउंड और प्रैक्टिकल बेसिस पे देखें ना, तो ये इट्स नॉट अ सस्पेंशन। ये सस्पेंशन हो ही नहीं सकता है ना, ये गलत सस्पेंशन है। लेकिन वही राज्यसभा का यही कहना है, जो राज्यसभा के लीडर है। और लीडर कौन है राज्यसभा का? पीयूष गोयल का सिंपल सा कहना है कि अगर वो 12 एमपीज 12 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अपोलोजाइज करते हैं कि वो अगली बार से कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करेंगे जिससे कंडक्ट ऑफ दिस हाउस खराब हो, तो हम उनको सेशन में एंटर करने दिया जाएगा। ओके। और हो सकता है कि क्रिप्टो बिल जो है, आज क्रिप्टो करेंसी पे आज एक एडिटोरियल भी है, उसको थोड़ा समझेंगे कि इंडिया इतना क्यों डर रहा है क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज करने से, एक्सेप्ट करने से, और बहुत सारी कंट्रीज क्यों डरती हैं। ठीक है, तो उसको अपन डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ कल राज्यसभा में डैम सेफ्टी बिल भी प्रेजेंट किया जाएगा, बट बहुत सारे अपोजिशन के लीडर्स वॉकआउट हो गए। गवर्नमेंट का यही कहना है कि विदाउट द अपोजिशन, विदाउट द डिस्कशन, हम इस बिल को प्रेजेंट नहीं कर सकते। जब अपोजिशन आएगा तो हम बिल को प्रेजेंट करेंगे, इस बिल को, और डिस्कशन के साथ इसको पास करेंगे। मूविंग फर्दर, सो कल एक रिपोर्ट निकल के आई, तो कल एक रिपोर्ट में पता लगा कि जो जीडीपी है हमारी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, वो 8.4% से बढ़ गई इन द क्वार्टर, इन सेकेंड क्वार्टर। और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है, उनका ये कहना है कि फॉर दी फाइनेंशियल ईयर या फॉर दी फिजिकल ईयर ऑफ 2021 2022 जो हमारी ग्रोथ होगी वो डबल डिजिट में आ जाएगी। उनका ये कहना है। अब देखा जाए तो अगर ये देखो, अगर ये आपको ग्राफ दिख रहा होगा, सो यहां देखोगे तो 2013 से दिखा रहा है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2013 क्वार्टर 1 से दिखा रहा है कि भाई इंडिया की जो ग्रोथ रेट थी वो कितनी थी। 5% गई, 5% पे थी, फिर उसके बाद 8% भी गई, फिर 5% पे भी आई, देन फ्लक्चुएट होती रही। बट बिकॉज ऑफ द कोविड माइनस में चली गई थी हमारी जो जीडीपी ग्रोथ थी। तो उसी को देखा जाता है जितने ड्रास्टिकली, तो हम कभी बोलते हैं ना कि वी शेड रिकवरी क्या होता है, तो वी शेड रिकवरी ये है। देखो वी बन रहा है ना ग्राफ में। सो जितना डाउनफॉल आया उतनी स्पीड से ही हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है बढ़ने लगी। तो वही चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का एक सिंपल सा कहना है कि जो हमारी ग्रोथ है वो डबल हो जाएगी फॉर दिस 2021-2022 फाइनेंशियल ईयर। मूविंग फर्दर, सो बिकॉज ऑफ द स्टबल बर्निंग, तो ये रिपोर्ट निकल के आई है ना। सो बिकॉज ऑफ द स्टबल बर्निंग, कैपिटल में, मतलब इंडिया के कैपिटल में जो पोल्यूशन है वो 14.6% कॉन्ट्रीब्यूट स्टबल बर्निंग करता है। और देखा जाए तो ये स्टबल बर्निंग इज अ सीजनल थिंग। अब स्टबल बर्निंग का जो मतलब है, स्टबल बर्निंग का मतलब क्या होता है कि जब भी आप गेहूं उगाते हो, तो गेहूं का जो पेड़ होता है, तो पेड़ आप पूरे जड़ से नहीं निकालते, रूट से नहीं निकालते, आप उसको सिर्फ काटते हो। तो जो स्टबल रह जाती है, मतलब जिसको हम हिंदी में बोले डूठे टाइप रह जाते हैं। तो फार्मर्स के जो फार्मिंग लैंड है बहुत बड़ी बड़ी होती है, एकर्स में होती है। तो अगर वो लेबर लगा के या खुद से हैंड तरीके से निकालने जाए तो उनको बहुत कॉस्टली पड़ेगा और टाइम टेकिंग पड़ेगा। तो अपने फार्म लैंड को, अपने एग्रीकल्चर लैंड को वो जला देते हैं। ठीक है, एक क्योंकि सूख तो जाता ही है तो उसको जला देते हैं। और इजीली
जो है इजीली जो है वो नेक्स्ट सीजन के लिए या नेक्स्ट नेक्स्ट फार्मिंग सीजन के लिए वो लैंड रेडी हो जाती है। अब स्टबल बर्निंग के बहुत सारे इंपैक्ट भी हैं। अगर हम देखा जाए तो जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है वो भी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती है। लैंड इतनी ज्यादा बेसिकली फ्रूटफुल नहीं हो पाती एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जो कि बिकॉज ऑफ द बर्निंग खत्म हो जाते हैं। अमोनिया हो गया, ओके, नाइट्रोजन हो गया। लेकिन फार्मर्स दे आर नॉट वेरी एजुकेटेड, सो दे डोंट नो अबाउट के एग्रीकल्चर में ये चीज बहुत ज्यादा फर्क पड़ती है या नहीं पड़ती है। उनके लिए तो इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि हमारे लिए लेस टाइम टेकिंग हो, हम जल्दी से अपना अ, अपनी खेती करें और मार्केट में जाके बेचें। और दूसरा स्टेबल बनने का सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो है पोल्यूशन, क्योंकि एक खेत तो जलता नहीं है, बहुत सारे खेत हैं। पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली में भी एग्रीकल्चर होता है। सो अब पंजाब है, हरियाणा है, और दे आर द नेबरिंग स्टेट्स ऑफ द दिल्ली, कैपिटल ऑफ दिल्ली। सो बिकॉज ऑफ द स्टबल बर्निंग जो पोल्यूशन होता है वो इम्पैक्ट डालता है दिल्ली के पोल्यूशन लेवल पर। और दिल्ली में ऑलरेडी पोल्यूशन है, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से। कैपिटल है, कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत ज्यादा हो रहा है, उसकी वजह से पोल्यूशन बहुत ज्यादा रहता है। उसके बाद दिल्ली में पॉपुलेशन ज्यादा है, तो व्हीकुलर पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा है। और तीसरी चीज stubble burning, तो stubble burning contribute 14.6% of the city's pollution in the month of November, ये रिपोर्ट निकल के आई। मूविंग फर्दर, सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का कहना है कि हमने जो बंगाल और पंजाब में बीएसएफ का जुरिडिक्शन बढ़ा दिया। अभी है क्या इशू, हमने इसको डिस्कस किया भी था। सो व्हाट हैपेंड, तो अगर हम बीएसएफ की बात करें तो बीएसएफ इज अ पैरामिलिट्री फोर्स, है ना। बीएसएफ इज बेसिकली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसको हम बोल सकते हैं, और इंडिया की वन ऑफ दी पैरामिलिट्री फोर्स है। पैरामिलिट्री फोर्स में असम राइफल्स भी आता है, पैरामिलिट्री फोर्स में सीमा सशस्त्र बल भी आता है, पैरामिलिट्री फोर्स में इंडो टिबेटन पुलिस भी आती है, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस भी आती है। सो बीएसएफ इज वन ऑफ द पैरामिलिट्री फोर्स, सीआरपीएफ भी है, सीआईएसएफ भी है, तो दीज आर द पैरामिलिट्री फोर्सेस। सो हुआ क्या, पंजाब और बंगाल की बात करें तो पंजाब का जो बॉर्डर है वो टच करता है पाकिस्तान से, और वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर है वो टच करता है बांग्लादेश से। तो वहां पर बहुत ज्यादा इलीगल ट्रेड्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि पंजाब में जो ड्रग्स आते हैं, पंजाब में ड्रग्स कहां से आते हैं, पाकिस्तान से। और पाकिस्तान में ड्रग्स कहां से आते हैं, अफगानिस्तान से, है ना। तो अफगानिस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से पंजाब में। तो देखा जाए तो बॉर्डर एरिया, पंजाब का जो बॉर्डर एरिया है जो पाकिस्तान से टच होता है, उसके 5 किलोमीटर तक आपका बीएसएफ का जुरिडिक्शन होता है। देखा जाए तो स्टेट है, तो स्टेट गवर्नमेंट का पूरा रोल होगा जमीनों में, लैंड में, है ना। लैंड एंड रेवेन्यूज जो होते हैं स्टेट के, वो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आते हैं, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के। अगर आपको जमीन खरीदनी है तो आपको स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी, अगर आप किसी स्टेट में खरीद रहे हो तो, एक्सेप्ट दिल्ली, दिल्ली इज नॉट ए स्टेट। तो पहले जो जुरिडिक्शन था, तो पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, इंडिया का जो बॉर्डर है पाकिस्तान के टच हो रहा है, उसके 5 किलोमीटर तक इनसाइड दी पाकिस्तान, इनसाइड दी पंजाब, वहां तक बीएसएफ का जुरिडिक्शन था। वहां तक बीएसएफ अपना चलाती थी कि जिसको अरेस्ट करना हो उसको अरेस्ट कर सकते, जो भी चीज जो भी सामान सीज कर रहा हो वो सीज कर सकती थी। वहां पर स्टेट पुलिस का कोई रोल नहीं होता था। लेकिन वो 5 किलोमीटर का जुरिडिक्शन इतना ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक ऑर्डर इशू किया, और उस ऑर्डर में बोल दिया कि बीएसएफ का जुरिडिक्शन जो है वो 15 किलोमीटर तक होगा, मतलब 5 to 15 किलोमीटर तक एक्सटेंड कर दिया। सेम गोज विद द बंगाल। तो दोनों स्टेट गवर्नमेंट ने कंसर्न उठाया। उनका यह कहना है कि दिस इज अगेंस्ट द फेडरलिज्म। रीजन भी क्योंकि अगर आप हमारे जमीनों पे एक तरीके से कंट्रोल दिखाओगे जो कि स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती है, तो ये तो हमारे देखा जाए तो ये फेडरलिज्म को ब्रीच कर रहा है, ठीक है। फेडरलिज्म का मतलब क्या है कि स्टेट की अलग पावर है और सेंटर की अलग पावर है। तो वही स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का रिप्लाई आया, उनका यह कहना है कि जो बंगाल और पंजाब का जो फियर है, जो डर है, वो गलत है। हमने जुरिडिक्शन इसी वजह से बढ़ाया क्योंकि हम ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स, जो बॉर्डर क्राइम्स होते हैं, जैसे पंजाब में बॉर्डर क्राइम कौन सा है, ड्रग के केसेस होते हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं, तो इन सारे क्राइम्स को हम हटा सके, इन सारे क्राइम्स को हम कंट्रोल कर सके। मूविंग फर्दर, सो हमें सिटी की न्यूज नहीं पढ़नी है, हम लोग सिटी की न्यूज को स्किप करेंगे। सो वी डायरेक्टली मूव टू दी स्टेट पेज। सो व्हाट हैपेंड, पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर है चरणजीत सिंह चानी, उन्होंने लेटर लिखा है टू दी प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने अर्ज किया है लेटर में कि भाई फार्मर्स के ऊपर
जो लोन है उसको वेव करवा दो, है ना। और आपका भी कंट्रीब्यूशन रहेगा और स्टेट गवर्नमेंट भी 50% कंट्रीब्यूट करेगी लोन वेवियर में। मतलब जैसे कि अगर एक किसान के ऊपर 100 रुपए का लोन है तो उसका लोन वेव ऑफ कर दो। अब 50 रुपए का लॉस स्टेट गवर्नमेंट झेलेगी और 50 रुपए का लॉस आप झेलिए। ये बेसिकली अर्ज किया है पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने। पंजाब में ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है। मूविंग फर्दर, सो ऑन द एडिटोरियल पेज, तो आज अगर हम बात करें तो आज हमारे लिए 4 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज प्रोटेक्ट डोंट पेंडर। ये क्यों, ये एडिटोरियल लिखा क्यों गया? बिकॉज ऑफ द मुनब्बर फारूकी, जो कि स्टैंड अप कॉमेडियन है, उससे रिलेटेड है क्योंकि उसका जो शो है वो कैंसिल हो गया। सो इट्स अबाउट दी, थोड़ा लीगल बैकग्राउंड भी दिखाता है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेकर, इसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। द नेक्स्ट वन इज स्वीडन फ्रेश स्टार्ट। तो तो इसका थोड़ा सा हम बैकग्राउंड समझेंगे और थोड़ा स्वीडन कंट्री के बारे में समझेंगे कि है कहां पर, वो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब स्वीडन में क्या हो रहा है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज बिकॉज वो उनका इंटरनल अफेयर मैटर है ना, वो हमारा मैटर नहीं है, वो इंडिया के मैटर से इतना कनेक्टेड नहीं है। सो वील स्टिक टू द स्वीडन, वी स्टिक टू द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, नॉर्डिक कंट्रीज, समझेंगे उनके बैकग्राउंड के बारे में कि वो कहाँ है, कहाँ प्लेस होती है, कहाँ ये सारी चीजें हैं। then we'll discuss the India informal economy has not shrunk, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं, है ना। ये थोड़ी इकोनॉमिक्स रिलेटेड है, इसका ओवरव्यू लेंगे अपन। एंड द नेक्स्ट वन इट्स अबाउट दी क्रिप्टो जीन के बारे में, मतलब क्रिप्टो रिजीम्स के बारे में, कि क्रिप्टो करेंसी को इंडिया इतना डरता क्यों है लीगल टेंडर एक्सेप्ट करने से, अदर कंट्रीज भी क्यों डरती हैं, और ऐसी कौन सी पहली कंट्रीज ने एक्सेप्ट किया और क्यों किया। तो अपन सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं, स्वीडन फ्रेश स्टार्ट, क्योंकि ये अपन को पूरा डिस्कस नहीं करना, जो भी चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी वही चीज अपन डिस्कस करेंगे। चलो, सो हुआ क्या, स्वीडन में फाइनेंस मिनिस्टर जो थी मैगलेना एंडरसन, तो मैगलेना एंडरसन जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थी, उनको फर्स्ट एवर वुमेन प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया, है ना। और स्वीडन अब नॉर्डिक नेशंस में जुड़ गया जिसमें वुमेन एज ए लीडर हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि व्हाट आर दी नॉर्डिक कंट्रीज, तो नॉर्डिक कंट्रीज आल्सो नोन एज स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, ठीक है। तो ये नॉर्दर्न यूरोप में जो कंट्रीज है, या हम बोल सकते हैं अगर नॉर्दर्न यूरोप में जो कंट्रीज हैं, दे आर दी नॉर्डिक कंट्रीज, जिसमें से देखा जाए कौन कौन सी कंट्रीज हैं, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड आइसलैंड। So these are the five nations which come under the Scandinavian countries, or we can say the Nordic countries, ठीक है। तो अगर वाइकिंग्स देखा होगा ना, कभी वाइकिंग्स के बारे में सुना होगा, तो वाइकिंग्स इमर्ज फ्रॉम दीज कंट्रीज, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, यहीं से आते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें दीज कंट्रीज नोन एज, इन द ग्रुप ऑफ कंट्रीज नोन एज नॉर्डिक और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, और ये नॉर्थ अटलांटिक में पाई जाती हैं, ठीक है। इतना याद करना, ऐसे कुछ याद नहीं करना, बस इतना याद करना कि भाई स्वीडन ऑल्सो बिकम दी कंट्री, लास्ट कंट्री, वी कैन से द लास्ट कंट्री ऑफ द नॉर्डिक नेशन जहां पर जो विमेन है वो लीडर होगी, गवर्नमेंट की लीडर होगी, ओके बस। और नॉर्डिक कंट्रीज कौन कौन सी है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एडिटोरियल, दैट्स अबाउट द प्रोटेक्ट डोंट पेंडर। तो अब ये है क्या, ये अपन थोड़ा समझेंगे। सो रिसेंटली हुआ क्या, मुनब्बर फारूकी, तो मुनब्बर फारूकी की हम बात करें तो मुनब्बर फारूकी इज अ स्टैंड अप कॉमेडियन। तो उनका शो था बैंगलोर में, बट बैंगलोर में वो शो कैंसिल हो गया। अ, अब कैंसिल क्यों किया गया, रीजन ये था क्योंकि राइट विंग हिंदुत्व ग्रुप ने अ, ऐसा ऐसा अर्ज किया था कि अगर मुनब्बर फारूकी स्टैंड अप कॉमेडी शो करेगा बैंगलोर में तो हम उसके शो को डिसरप्ट कर देंगे और सिचुएशन अराइज हो जाएगी जिससे लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक ऑर्डर ब्रीच हो सकता है। लेकिन अब इसके पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड रहा होगा। सो व्हाट हैपेंड, मुनब्बर फारूकी ने इन द मंथ ऑफ जनवरी दिस ईयर इंदौर में एक शो किया था, और इंदौर के कुछ राइट विंग हिंदुत्व ग्रुप ने मुनब्बर फारूकी को शो करने से बना कर दिया और उसको थोड़ा सा उनके साथ हाथापाई भी करी और उनको पुलिस के हवाले कर दिया। रीजन क्या था, उन ग्रुप्स का कहना था, राइट विंग हिंदू ग्रुप्स का कहना था कि मुनब्बर फारूकी जो है उनका प्री प्लान्ड है कि वो हिंदू गॉड्स को अटैक करेंगे, मतलब उन्होंने किया नहीं था।
मुनव्वर फारूकी ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जिससे हिंदू गॉड या किसी हिंदू के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो। बट हिंदू ग्रुप्स का कहना था कि हो सकता है, और ये प्री प्लान्ड है कि आने वाले शो में ये करेंगे। जो चीज उन्होंने नहीं करी उस चीज की उनको पनिशमेंट मिली, और अराउंड 35 डेज उनको लग गए बेल मिलने में। मतलब 35 डेज तक वो जेल में रहे, पुलिस कस्टडी में रहे। उसी चीज पे लिखा गया। और अगर हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसको हम बोलते हैं राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी। पहले था, अब नहीं है, हट गया, ठीक है, बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। एंड द लास्ट फंडामेंटल राइट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, तो ये फंडामेंटल राइट्स है टू द इंडियन सिटीजन, और कुछ में से टू ऑल द पीपल इंक्लूडिंग सिटीजन एंड नॉन सिटीजन बोथ। और यहां पर जो स्पेसिफिकली बात होगी वो किसकी होगी? आर्टिकल 19 की। और आर्टिकल 19 टॉक्स अबाउट राइट टू फ्रीडम, जिसमें 6 राइट टू फ्रीडम है। पहला, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा, असेंबली पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। ठीक है। थर्ड, टू फॉर्म एन एसोसिएशन फॉर द यूनियंस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। फोर्थ, कि आप टेरिटरी ऑफ इंडिया में कहीं भी मूव कर सकते हैं। फिफ्थ, कि आप कहीं भी रिसाइड और सेटल कर सकते हैं। सिक्स वन इज कि आप कोई भी प्रैक्टिस, कोई भी प्रोफेशन या कोई भी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, बट हाँ, दे आर सब्जेक्ट टू सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। सो यही हुआ, इसी को लेकर एडिटोरियल लिखा गया। तो ऑथर का सिंपल सा कहना है कि हमें इन चीजों को बल्कि प्रोटेस्ट करना चाहिए। मुनव्वर फारूकी ने कुछ गलत काम तो नहीं किया था, उनको अरेस्ट इस बेस पे किया गया, उनके शो इस बेस पे बंद कर दिए गए कि आने वाले शो में हिंदू गॉड्स को अटैक कर सकते हैं। तो एज अ पब्लिक वी हैव टू सपोर्ट मुनव्वर फारूकी एंड टू प्रोटेक्ट मुनव्वर फारूकी एंड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दीज टाइप्स ऑफ राइट विंग हिंदुत्व ग्रुप्स। है ना, ये हमारी ड्यूटी बनती है एज ए सिटीजन। ठीक है, तो हमें हमें मुनव्वर फारूकी को प्रोटेक्ट करना है, ना कि इन सारी चीजों को बढ़ावा देना है। तो पेंडर का मतलब होता है बढ़ावा देना। ठीक है, इस चीज के बारे में लिखा गया एडिटोरियल मुनव्वर फारूकी के बारे में, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड है ये। सो रीड इट, इट्स एन इंटरेस्टिंग वन। बाकी और भी चीजें हैं तो अपन थोड़ा केसेस पढ़ लेते हैं। सो देयर वाज वन केस, है ना, एक केस था, मुर्गन केस, मिस्टर मुर्गन केस। उसमें मद्रास हाईकोर्ट ने बोला था कि देयर इज अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट द फ्री स्पीच एंड टू प्रिजर्व लॉ एंड ऑर्डर। है ना, बाकी आप उसके लॉ एंड ऑर्डर को रोक, उसके फ्रीडम स्पीच एक्सप्रेशन को रोक नहीं सकते ऑन द बेसिस ऑफ दिस कि भैया लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा, बल्कि उसने ऐसा कुछ गलत काम ना किया हो। तो ये मिस्टर मुर्गन केस है। ओके, देयर इज अनदर केस आल्सो नोन एज एसपी रंगराजन वर्सेस पी जगजीवन राम इन द ईयर 1989, एंड दैट सेज के suppressing free speech in response to a threat of demonstrating or protest। मतलब अगर आप फ्री स्पीच को सप्रेस करते हो बिकॉज ऑफ सम प्रोटेस्ट और सम डेमोन्स्ट्रेशन, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू द नेगेटिव रूल ऑफ लॉ। ये चीज उन्होंने बोली, दैट इज इक्विवेलेंट टू नेगेटिव रूल ऑफ लॉ। एंड इसका मतलब है कि फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर रहे हो, वो आप ब्लैकमेल होके और इंटिमिडेशन में आके कर रहे हो, जो कि गलत है। Moving further towards the next editorial, and that is about the controlling the crypto gene। तो इसका हम थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं, है क्या। और थोड़ा अपन क्रिप्टो करेंसी के बारे में समझते हैं, क्रिप्टो करेंसी है क्या। तो क्रिप्टो, अच्छा देखो, अगर हम थोड़े से मनी की बात करें तो इनिशियली अगर आपने थोड़ी बहुत इंडियन इकोनॉमी पढ़ी होगी, तो इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, तो इकोनॉमिक्स समझ में आएगा कि मनी सबसे पहले जो था वो बार्टर सिस्टम था। मतलब मुझे अगर गेहूं की जरूरत है और मेरे पास चावल है, तो मैं गेहूं वाले के पास जाऊंगा और गेहूं वाले को चावल दे दूंगा, उससे मैं गेहूं खरीद लूंगा। दैट्स अ बार्टर सिस्टम। फिर बार्टर सिस्टम के बाद जो दूसरी चीज आई दैट इज गोल्ड, कि आप गोल्ड से ट्रांजेक्शन करने लगे। गोल्ड के बाद मेटल कॉइन्स आ गए क्योंकि गोल्ड एक्सपेंसिव होने लगा था, मेटल कॉइन्स आने लगे, ब्रॉन्ज, एल्यूमिनियम, स्टील के कॉइन्स बनने लगे। मेटल कॉइन्स के बाद आने लगा आपका पेपर मनी, जो अभी हम यूज भी करते हैं, बट बहुत कम यूज करने लगे पेपर मनी हम लोग, 500 रुपए का नोट, 2000 रुपए का नोट। फिर उसके बाद आया प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी मतलब एटीएम कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, दैट्स अ प्लास्टिक मनी।
प्लास्टिक मनी के बाद आया डिजिटल मनी, जिसको जिसको हम यूज करते हैं फोन पे, पेटीएम, भीम। लेकिन अब हम लोग धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं किस पर? वर्चुअल मनी पर, एंड दैट इज क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी इज अ वर्चुअल मनी, और उसमें जैसे कि उसमें होता क्या है कि जो होल्ड करता है पैसा, उसकी आइडेंटिटी अननोन होती है। जैसे जैसे कि अब हम एग्जांपल ले, तो अगर आपके पास 10 लाख रुपए है इन कैश, पेपर मनी, तो भाई पता है ना कि मनु के पास 10 लाख रुपए है। बट अगर मनु के पास 10 लाख रुपए की क्रिप्टो करेंसी है या 10 लाख रुपए का बिटकॉइन है, तो बिटकॉइन इज अ टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी। सो पब्लिक में पता ही नहीं होगा किसी को, ना ही गवर्नमेंट को पता होगा कि भाई मनु के पास कितना पैसा है। और दिस इज द रीजन गवर्नमेंट डरती है क्रिप्टो करेंसी को टू एक्सेप्ट एज अ लीगल टेंडर। क्यों? ये चीज देखा जाए तो ये चीज क्रिप्टो करेंसी कैन पुश फॉर ब्लैक मनी और कैन पुश फॉर करप्शन। कैसे? अब जैसे कि हवाला में बहुत ज्यादा यूज होता है, जैसे कि मेरे पास ब्लैक मनी है 10 लाख रुपए का, मैंने उसको क्रिप्टो करेंसी में, मैंने उसको बिटकॉइन में डाल दिया। बट माई 10 लाख रुपीज जो पहले मेरे पास पेपर फॉर्म में था या मेरे पास गोल्ड के फॉर्म में था, तो पहले नोन था, पेपर पे लिखा हुआ था, गवर्नमेंट को पता था कि भाई मनु मिश्रा के पास 10 लाख रुपए। बट आई हैव इन्वेस्टेड इन दी क्रिप्टो करेंसी, बट आई हैव इन्वेस्टेड इन दी क्रिप्टो। सो नाउ माई आइडेंटिटी इज अननोन, किसी को नहीं पता, ना कि गवर्नमेंट को पता, सिर्फ मुझे पता है कि भाई मेरे 10 लाख रुपए क्रिप्टो करेंसी है। तो जिस पे 10 लाख पे मुझे टैक्स देना था गवर्नमेंट को, मैंने टैक्स दिया नहीं, है ना? अब बिकॉज ऑफ दिस बहुत सारी जो कंट्रीज है, इवन इंडिया, दे दे हैव अ फियर कि अगर हमने क्रिप्टो को लीगल टेंडर यूज करना स्टार्ट कर दिया, तो बहुत सारा करप्शन और बहुत सारा ब्लैक मनी और गवर्नमेंट का बहुत सारा टैक्स जो है वो इवेट हो जाएगा। ओके, सो यही चीज ऑथर का कहना है कि बिकॉज ऑफ द हवाला ट्रांजेक्शन, बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द हवाला ट्रांजेक्शन, तो हमारा जो जो हमारा टैक्स इवेजन जो अभी बहुत बड़ा इशू है इंडिया में, वो इशू और ज्यादा बढ़ जाएगा, लोग टैक्स इवेजन ज्यादा करेंगे। और देखा जाए तो बिटकॉइन जो है, बिटकॉइन इज अ टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी। तो बिटकॉइन, थोड़ा अपन बैकग्राउंड समझ लेते बिटकॉइन का। तो बिटकॉइन वाज इन्वेंटेड इन द ईयर 2008 बाय द सतोशी नामा नाकामोटो। तो देखा जाए तो सतोशी नामामोटो, इट्स अ नेम, है ना? जैसे कि बिटकॉइन में नाम नहीं बिटकॉइन में पता नहीं होता, आइडेंटिटी पता नहीं होती किसका पैसा किसका है, तो वैसे ही सतोशी नामातो को पता नहीं कौन है, बस एक नाम दे दिया, फाउंडर है, बट वी डोंट नो। जैसे टेस्ला का फाउंडर एलोन मस्क है, हम जानते हैं एलोन मस्क कैसे दिखता है, एलोन मस्क कहाँ रहता है, बट वी डोंट नो व्हाट, कहाँ है सतोशी नामामोटो। 2008 में बना। उसको आप काउंटर फीड नहीं कर सकते, बिटकॉइन काउंटर फीड नहीं कर सकते, ठीक है? हाँ, एक टेक्नोलॉजी चलती है, वो टेक्नोलॉजी पब्लिक है, कोई भी दे सकता है वो टेक्नोलॉजी, दैट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और बिटकॉइन 2017 पे अपने पीक पे था, $20,000। नाउ जनवरी 2020 में सेटल ऑन अराउंड $9,400 पर, है ना? सो अभी इसके प्राइस और बढ़ गए थे, इसके प्राइस वैसे बढ़ गए थे क्योंकि एलोन मस्क ने बोल दिया था कि हमने अराउंड $1.5 बिलियन इन्वेस्ट किया है बिटकॉइन में, और टेस्ला विल एक्सेप्ट एज अ क्रिप्टो। मतलब अगर किसी को टेस्ला कार खरीदनी है या कुछ भी टेस्ला का आइटम खरीदना है, तो हम लोग क्रिप्टो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो बिकॉज ऑफ दिस क्रिप्टो की जो प्राइसेस है बहुत तगड़े तरीके से बढ़ गए थे। और देखा जाए तो इन क्रिप्टो करेंसीज को कोई सेंट्रल बैंक कंट्रोल नहीं करता, जैसे कि पेपर मनी कंट्रोल करते, प्लास्टिक मनी कंट्रोल होता है, डिजिटल मनी कंट्रोल होता है बाय इंडिया में आरबीआई के थ्रू, सेंट्रल बैंक है। बट क्रिप्टो करेंसियों को कंट्रोल नहीं करता, दैट इज, तो कोई सेंट्रल बैंक कंट्रोल नहीं करता। बिकॉज ऑफ दिस ये हवाला की तरह यूज किया जा सकता है। ये ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम को अवॉइड करेगा, और जो टैक्स लगता है वो टैक्स को भी इवेट कर जाएगा। देखा जाए तो एक कंट्री थी एल सेवाडोर। तो एल सेवाडोर इज अ कंट्री इन दी नॉर्दर्न अमेरिका, जहां विंडीज होते हैं ना, विंडीज जो है कैरेबियन कंट्रीज है, वहीं पर आसपास ही एल सेवाडोर कंट्री है। एल सेवाडोर बिकम द फर्स्ट कंट्री जिसने बिटकॉइन को एज ए लीगल टेंडर यूज किया था। बट आगे चल के इंडियन मॉनेटरी फंड आईएमएफ उसने मना कर दिया था कि बिटकॉइन शुड नॉट बी यूज एज अ लीगल टेंडर इन एल सेवाडोर, और कंट्री को अपनी रेगुलेशन और सुपरविजन जो है पेमेंट इकोसिस्टम पर थोड़े स्ट्रेंथन करने पड़ेंगे। ओके,
we'll move to the next editorial, that is about the India's informal economy has not shrunk. तो बेसिकली इसमें यही समझाया गया कि एक स्टडी हुई, और एक स्टडी में यही निकला कि जो ग्रेट फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी है वो अनफाउंडेड है। मतलब लोग ऐसा बोल रहे हैं, देयर इज अ स्पेकुलेशन कि जो हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी है वो इनफॉर्मल इकोनॉमी श्रंक हो गई, बट देखा जाए तो इनफॉर्मल इकोनॉमी श्रंक नहीं हुई बल्कि बढ़ रही है। तो इसकी पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है। क्योंकि जब इनफॉर्मल सेक्टर की बात करते हैं तो इनफॉर्मल सेक्टर क्या है, एंट्री करना उसमें बहुत इजी होता है। जैसे कि किसी की दूध की दुकान है तो दैट इज इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब करता है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। जिस सेक्टर में आपकी एंट्री इजी हो जाए तो वो इनफॉर्मल सेक्टर है, जिस सेक्टर में एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है वो फॉर्मल सेक्टर है। दूसरा, इनफॉर्मल सेक्टर में आप जो रिसोर्सेज यूज करते हो वो इंडिजीनियस होता है। फॉर्मल सेक्टर में जो रिसोर्सेज यूज करते हो कैन बी ओवरसीज और रिलायंस, मतलब किसी पे आप रिलायबल रहते हो। इनफॉर्मल सेक्टर में फैमिली की ओनरशिप होती है, फॉर्मल सेक्टर में कॉर्पोरेट की ओनरशिप होती है। इनफॉर्मल सेक्टर इज अ स्मॉल स्केल ऑपरेशन, वहीं फॉर्मल सेक्टर इज अ लार्ज स्केल ऑपरेशन। फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर लेबर इंसेंटिव होता है, और फॉर्मल सेक्टर जो इनफॉर्मल सेक्टर इज लेबर इंसेंटिव, मतलब लेबर को ज्यादा इंसेंटिव मिलता है। बट फॉर्मल सेक्टर में कैपिटल इंसेंटिव होता है। ओके, और वही बात इनफॉर्मल सेक्टर की करें तो उनके मार्केट जो होता है इट्स अनरेगुलेटेड, वहीं फॉर्मल सेक्टर का जो मार्केट है इट्स अ प्रोटेक्टेड मार्केट। ओके, इतना ही पढ़ना, थोड़ा सा डिफरेंस समझना कि इनफॉर्मल सेक्टर और फॉर्मल सेक्टर में डिफरेंस क्या है। और इसमें यही समझाया गया कि इंडिया की इनफॉर्मल इकोनॉमी जो है वो श्रंक नहीं हो रही है। मूविंग फर्दर, मूव टू द नेशनल न्यूज। सो व्हाट हैपेंड, सो गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि जो उत्तराखंड में स्ट्रीम्स है, उत्तराखंड में 4 धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री एंड गंगोत्री, दे आर आउट ऑफ द गवर्नमेंट कंट्रोल। वो गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं होंगे, दे आर इन द कंट्रोल ऑफ देयर टेम्पल बोर्ड्स। टेम्पल ट्रस्ट बोर्ड जो होते हैं, देवस्थानम बोर्ड एक्ट के अंदर ये टेम्पल रेगुलेट करेंगे। क्योंकि वहां के पब्लिक का बहुत बड़ा एक इशू था, रिलीजियस इशू था, कि उत्तराखंड में जो उत्तराखंड में जो 4 धाम है वो टेम्पल के ट्रस्ट रेगुलेट करेंगे, बोर्ड रेगुलेट करेगा, गवर्नमेंट रेगुलेट करेगा। तो लोगों का कहना था कि नहीं भाई, गवर्नमेंट क्यों रेगुलेट करे, गवर्नमेंट मिसयूज कर सकती है, तो ट्रस्ट रेगुलेट करना चाहिए, ट्रस्ट के पास पूरी पावर होनी चाहिए। तो फाइनली उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बोल दिया कि नहीं भाई, तो 4 धाम देवस्थानम जो बोर्ड एक्ट बना हुआ है उसके अंदर उत्तराखंड में जो 4 धाम है, उत्तराखंड में स्ट्रीम्स है, मतलब नॉट 4 धाम, नॉट ओनली 4 धाम, 55 टेम्पल्स है, 55 टेम्पल्स है, वो सब ये बोर्ड रेगुलेट करेगा। सो हमारे नेवी चीफ जो है करमबीर सिंह, वो रिटायर हो चुके हैं, आउटगोइंग चीफ, मतलब करमबीर सिंह इज एन आउटगोइंग चीफ। और अब जो नए नेवी चीफ बनेंगे दैट इज एडमिरल आर हरि कुमार। तो नेवी चीफ को चीफ एडमिरल बोला जाता है, तो चीफ एडमिरल आर हरि कुमार इज द नेवी चीफ, अपॉइंटेड एज अ नेवी चीफ। ठीक है, सो इट्स अ न्यूज फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। व्हाट हैपेंड, यू ललित कल बैठे हुए थे तो उन्होंने एक चीज बोली कि विजय माल्या के केस में हमने 4 साल वेट किया कि भाई विजय माल्या अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। उसने कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ उसने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी किया। लेकिन नाउ सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट वेट फॉर दैट लॉन्ग, मैं सुप्रीम कोर्ट इतने समय तक वेट नहीं कर सकता, कैन नॉट वेट फॉर एवर। विजय माल्या आएगा, अपनी अपनी बातें सुनाएगा। यूयू ललित ने क्लैरिफाई कर दिया है कि 18 जनवरी को जब इस केस में नेक्स्ट हियरिंग होगी, हम सेंटेंस इशू कर देंगे, हम पनिशमेंट इशू कर देंगे अगेंस्ट विजय माल्या कि उसकी क्या पनिशमेंट है। मूविंग फर्दर, सो गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि जो नया क्रिप्टो बिल है वो जल्दी से जल्दी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और कल लोकसभा में किरण रिजिजू जो कि लॉ मिनिस्टर है, उन्होंने जजेस बिल, जिसको अगर हम फुल फॉर्म पढ़े तो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस सैलरीज एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज अमेंडमेंट बिल 2021 इंट्रोड्यूस कर दिया। एंड दिस बिल विल इंक्रीज द सैलरी एंड
entitlement and pension of the judges in the Supreme Court and High Court. अपोजिशन का कहना यह था कि भैया और भी अदर इश्यूज है, फार्मर्स के इश्यूज है, उन इश्यूज को आप पहले प्रेजेंट करो, लेकिन ये वाला बिल तो बाद में भी आ सकता है, बट बिकॉज ऑफ द इवन विद द प्रोटेस्ट रिज्यूजन एजेस बिल प्रेजेंट कर दिया. सो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट उसने 3 मेंबर का पैनल बिठा दिया है कि ईडब्ल्यूएस कोटा में जो 8 लाख वाली जो चीज है उसमें क्या चीज होनी चाहिए, तो रिव्यू करने के लिए ईडब्ल्यूएस कोटा को रिव्यू करने के लिए 3 मेंबर पैनल बिठा दिया है गवर्नमेंट ने. मूविंग फर्दर अगेन ऑन द नेशनल न्यूज. सो व्हाट हैपेंड, कोविड-19 के जो सेफ्टी नॉर्म्स लगे हुए थे होम मिनिस्ट्री ने 31 दिसंबर तक एक्सटेंड कर दिया कि भाई जो नॉर्म्स पहले थे वही नॉर्म्स अब 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे. अगेन लेट्स सी व्हाट वर्ल्ड न्यूज टॉक्स अबाउट. सो MI6 ये ब्रिटेन की देखा जाए तो इंटेलिजेंस एजेंसी है, जैसे इंडिया में रॉ है तो वैसे ही ब्रिटेन की यूके की MI6 है. MI6 ने एक लिस्ट जारी करी, उसमें बताया गया कि चाइना, रशिया एंड ईरान these countries are the top threat for the यूनाइटेड किंगडम, जिन्होंने बोला है. एस्पिनेज और स्पाई के केसेस बहुत ज्यादा रशिया, चाइना और ईरान से आते हैं. यूके के लिए थ्रेट है ये. मूविंग फर्दर, सो बिजनेस न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो. सो सेम गोज विद द स्पोर्ट्स न्यूज. So this is the analysis of today. This is the analysis of 1st of December newspaper, yesterday's newspaper. अभी आज का न्यूज़पेपर का एनालिसिस आपको कुछ देर में मिल जाएगा, है ना. जैसे ये अपलोड होगा उसके अपलोड के 1.5 आवर बाद आपको 2 दिसंबर का न्यूज़पेपर का एनालिसिस भी मिल जाएगा. सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ 1st of December न्यूज़पेपर. हम लोग अभी थोड़ी देर में मिलेंगे 2 दिसंबर न्यूज़पेपर with some exciting news, some exciting current affairs. तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे. बाय बाय गाइस.